हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम कंपटीशन क्लासेस। आज एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपके लिए लेके आए हैं परचम क्लासेस में, एंड दैट इज़ द करंट अफेयर्स सेक्शन। बहुत पॉपुलर डिमांड आ रही थी एंड हमें भी ऐसा लगा कि कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते में इंपॉर्टेंट और नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कई बार छूट सकते हैं, या फिर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर के साथ में पेन और कॉपी लेके बैठ के अपने पॉइंट्स बना पाना उतना फीजिबल और कन्वीनियंट हर बार नहीं रहता। ऐसा एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करना अच्छा रहेगा जहां आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एक पर्टिकुलर मंथ की इस वीडियो में मिल जाएगी और ये हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो जनवरी टू मार्च वाला सेक्शन भी हम करंट अफेयर्स का लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच डील्स विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बिलोंगिंग टू द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। सबसे पहला हमने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा है। ओके, देयर आर नो ऑप्शंस, हम सीधे एक टॉपिक लेंगे और उसका आंसर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बनता है जितने भी मुद्दे अप्रैल में हुए हैं उनमें से वो है कि जस्टिस रजनीश ओसवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, तो रजनीश ओसवाल जी कौन सी स्टेट हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज रजनीश ओसवाल ऐसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने ओथ ली है एज द जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जबकि JNK पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, राइट। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू टेक द ओथ एज द जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रजनीश ओसवाल, दिस इज द पिक्चर, ही इज मिस्टर रजनीश ओसवाल। इससे पहले ऑल प्रीवियस जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैड टेकन ओथ अंडर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल एडमिनिस्टर्ड द ओथ। ये जो लेडी आपको साथ में दिख रही हैं, शी इज गीता मित्तल और इन्होंने ये ओथ एडमिनिस्टर की थी, दिलवाई थी। एंड मिस्टर रजनीश ओसवाल टुक द ओथ एज द फर्स्ट जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Who will host थर्ड एशियन यूथ गेम्स इन 2021? कौन सी कंट्री है जो थर्ड एशियन यूथ गेम्स होस्ट करेगी 2021 में? द आंसर इज चाइना। ओके, चाइना में शांतो चाइना विल बी होस्टिंग द एशियन यूथ गेम्स इन 2021, राइट। एंड दिस बेसिकली इज नॉट द कंट्री, ये है कंट्री, उसमें भी शांतो में ये ऑर्गेनाइज होंगे। एंड ये इसके एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, बिकॉज हर स्लाइड में हम इस पर्टिकुलर करंट अफेयर पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करेंगे। सो व्हाट आर एशियन यूथ गेम्स? सो लेट मी टेल यू, दे आर मल्टी स्पोर्ट इवेंट, यानी अलग अलग तरह के स्पोर्ट खेले जाते हैं, हर 4 साल में होते हैं। एंड इसमें एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया पार्टिसिपेट करते हैं। एशियन गेम्स के बाद में एशियन यूथ गेम्स सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट है इन एशिया, एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। एंड व्हाट एल्स इज टू बी टोल्ड इन दिस? ये हर 4 साल में होते हैं। सबसे पहले 2009 में हुए थे। 2009 में पहला एशियन यूथ गेम्स हुए थे, उसके बाद 2013 में हुए थे, 2017 में होने वाले थे पर रद्द हो गए, और उसके बाद अब ये थर्ड नंबर के 2021 में होंगे। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। एशियन यूथ गेम्स 2021, शांतो चाइना। नाउ the third and important question is, which state CM has been awarded PETA Hero to Animals Award? PETA की तरफ से या PETA की तरफ से Hero to Animals Award कौन से स्टेट के CM को मिला है? तो वो मिला है उड़ीसा के CM को। ये फोटो लगी है नवीन पटनायक साहब की। इनको क्यों मिला है और PETA क्या है ये अभी हम देख लेते हैं। PETA का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल वेलफेयर पे काम करती है। सो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट, एथिकल का मतलब होता है सही, ओके। सो मॉरल तौर पे सही, राइट, नैतिक तौर पे सही, इफ यू वांट द हिंदी वर्जन ऑफ इट। सो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने नवीन पटनायक जी को ये एक अवार्ड दिया है, मतलब एक टाइटल और एक अवार्ड दिया है, हीरो टू एनिमल्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने एलोकेट किया, यानी इनकी स्टेट गवर्नमेंट ने, उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने एक कॉर्पस यानी कि एक अमाउंट एलोकेट किया था टू फीड कम्युनिटी एनिमल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो जो भी सड़कों पे एनिमल्स घूमते रहते हैं उनको फीड करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए इन्होंने कितना एक अमाउंट या फंड एलोकेट किया है, ₹54 लाख। दैट इज अ ह्यूज फंड, ओके। दैट इज वाई पीटा ने इनको
ये अवार्ड दिया है, राइट। सो याद रहेगा, नवीन पटनायक सीएम ऑफ ओडिशा हैज बीन अवार्डेड विद द हीरो टू एनिमल अवार्ड। मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रेडियो स्कूल स्टार्ट किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द रेडियो स्कूल? सो द आंसर इज मध्य प्रदेश, राइट। सो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी और मतलब उनकी गवर्नमेंट एंड उनकी गवर्नमेंट का भी स्टेट एजुकेशन सेंटर, राइट। सो शिवराज सिंह चौहान जी की नेतृत्व में या उनकी लीडरशिप में मध्य प्रदेश ने in collaboration between State Education Center and AIR, that is All India Radio, इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसको बोलते हैं रेडियो स्कूल, जहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू एंड स्टेट एजुकेशन सेंटर के थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स बच्चों तक पहुंचाए जाएंगे जो घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन डेज, ठीक है। सो कौन सा ऐसा स्टेट है या स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है? सो दैट इज मध्य प्रदेश, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Moving over to question number 5, who is elected as the spokesperson for Ministry of External Affairs? Ministry of External Affairs के spokesperson change हो गए हैं and now the person who is elected is अनुराग श्रीवास्तव. He is Mr. अनुराग श्रीवास्तव और इन्होंने succeed किया है, यानी इन्होंने replace किया है रवीश कुमार को. पहले Ministry of External Affairs के spokesperson रवीश कुमार थे और अब कौन है? अनुराग श्रीवास्तव. ऐसे याद रख सकते हो कि बहुत अनुराग से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो स्पोक्स पर्सन में ये क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको स्पोक्स पर्सन बना दिया है. ओके, हम बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेते जा रहे हैं. आई होप आप याद करते जा रहे होगे, नोट्स लेते जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपकी मेमोरी में परमानेंट सेटलिंग होने के लिए. मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 6, Who is the new chairman of NASSCOM? Okay, again a very important question. NASSCOM के नए chairman का क्या नाम है? And he is Mr. U.B. Praveen Rao. Okay, he was the ex-COO of Infosys. यानी कि यहाँ हमने लिखा है वैसे तो पॉइंट, चलो अभी हम बता देंगे. पहले देखते हैं NASSCOM क्या है. Okay, NASSCOM के नए चेयरमैन बने हैं U.B. Praveen Rao और NASSCOM का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी. ये कंपनी बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ आईटी एंड बीपीओ इन द कंट्री. इंडिया की ही एक ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईटी और बीपीओ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, वो है NASSCOM. फुल फॉर्म इज गिवन ओवर हियर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज. एंड इसमें यूबी प्रवीण राव जी को चेयरमैन बनाए हैं. एंड UB Praveen Rao was earlier the Chief Operating Officer, okay, of Infosys और अब ये NASSCOM के चेयरमैन बन गए हैं. ठीक है, UB Praveen Rao, NASSCOM. Good, all right. Question number 7, Philip Warren Anderson. Okay, Philip Warren Anderson who passed away recently, मार्च एंड में इनकी डेथ हुई है, बट क्योंकि बिल्कुल मार्च एंड था, so I thought I should include it, right? Was the recipient of which Nobel Prize, of the recipient of Nobel Prize in which subject? यानी कि इनको कौन से विषय के लिए नोबेल प्राइज मिला था? फिलिप वॉरेन एंडरसन. ओके, वॉरेन एंडरसन से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा. वॉरेन एंडरसन भोपाल गैस ट्रेजेडी से इन्वॉल्व थे, उनकी कंपनी के थ्रू वो ट्रेजेडी हुई थी, और ये है फिलिप वॉरेन एंडरसन. ओके, हो सकता है कभी क्वेश्चन बने तो आपको वॉरेन एंडरसन भी ऑप्शन मिल जाए. ठीक है, सो ही इज फिलिप वॉरेन एंडरसन. इनको नोबेल प्राइज मिला था, कौन से सब्जेक्ट के लिए मिला ये पूछा जा रहा है, तो फिजिक्स के लिए मिला था. ओके, ही इज मिस्टर फिलिप वॉरेन एंडरसन. फिलिप से फिजिक्स का एसोसिएशन हम कर सकते हैं. देन मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड गेम्स 2021. ओके, पहले हमने एशियन यूथ गेम्स देखे थे, ये है वर्ल्ड गेम्स 2021 हैज बीन पोस्टपोन्ड टू विच ईयर एंड विल बी हेल्ड वेयर. जो वर्ल्ड गेम्स 2021 होने वाले थे, अब कौन से साल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं और कहाँ खेले जाएंगे, तो देखिए 2021 से पोस्टपोन होंगे तो यूजुअली 2022 में ही पोस्टपोन किए जाएंगे अगले साल के लिए, तो 2022 के लिए हो गए हैं. और ये बर्मिंघम USA में खेले जाएंगे. बर्मिंघम एक लंदन में भी है, ये USA वाली बात हो रही है. ठीक है, सो वर्ल्ड गेम्स बर्मिंघम USA में खेले जाएंगे 2022 यानी 2022 में. अब वर्ल्ड गेम्स होते क्या हैं जल्दी से समझ लीजिए. ये ऐसे इंटरनेशनल
मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, यानी अलग अलग तरह के इनमें भी स्पोर्ट्स होते हैं। इंटरनेशनल, हर कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है। ये वो गेम्स होते हैं जो ओलंपिक्स के लिए नहीं काउंट किए जाते, मतलब वो सारे गेम जो ओलंपिक्स में नहीं खिलवाए जाते वो वर्ल्ड गेम्स में खेले जाते हैं। ऑलराइट, सो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर गेम स्पोर्ट दैट आर नॉट कंटेस्टेड इन द ओलंपिक गेम्स। याद रहेगी ये चीज। ऑलराइट, ये 11th वर्ल्ड गेम्स होने वाले हैं और वैसे जुलाई 2021 में प्लान थे, पर अब ये पोस्टपोन हो गए हैं जुलाई 2022 के लिए। ऑलराइट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI ओके हैज बीन नेम्ड इन द एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ IMF चीफ। क्वेश्चन समझिए पहले। IMF चीफ, IMF का जो चीफ होता है उसका एक एडवाइजरी ग्रुप होता है। उसके एडवाइजरी ग्रुप में ऐसे कौन से फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI को शामिल किया गया है? ठीक है, IMF चीफ के एडवाइजरी ग्रुप में, जो उस चीफ को एडवाइज करेंगे, ऐसे ग्रुप में फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, जो पहले गवर्नर रह चुके हैं RBI के, ऐसे किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया? द आंसर इज रघुराम राजन। ही इज बीन अ वेरी फेमस फेस जब ये RBI के गवर्नर रहे थे। सो ही इज मिस्टर रघुराम राजन। IMF क्या है? फुल फॉर्म बता देती हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डिटेल हम करेंगे क्योंकि हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UNO और उससे जुड़ी हुई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भी बहुत सारी हम पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो अभी सिर्फ IMF का फुल फॉर्म जान लीजिए, सारी डिटेल्स हम एक साथ जब पढ़ेंगे तो बेटर कवर हो जाएगा। फाइन। सो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ के एडवाइजरी ग्रुप में रघुराम राजन जी को शामिल कर लिया गया है। इतना और देख लीजिए कि IMF के जो करंट MD और चेयरवुमन हैं वो कौन है? बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि अक्टूबर 1, 2019 से यानी 2019 से इस पोस्ट पे हैं, MD एंड चेयरवुमन। ओके, चलिए, आज गर्मी बहुत है, सो आई एम ब्रेथलेस। फाइन। सो करंट MD एंड चेयरवुमन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि अक्टूबर 1, 2019 से इस पोजीशन पे हैं, वो हेड हैं IMF की, राइट। और एक और इंडियन IMF के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और वो हैं गीता गोपीनाथ। ओके, सो गीता गोपीनाथ को चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF के तौर पे अपॉइंट किया गया था 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 में, एंड तब से शी इज वर्किंग विथ IMF। And now Mr. Raghuram Rajan has also been incorporated as the advisory group of IMF chiefs. Okay, समझ में आ गया रघुराम राजन जी का। और जो करंट है वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। जब हम IMF पढ़ेंगे डिटेल में तो भी इनको पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने मेंशन कर दिया है। और गीता गोपीनाथ जी का नाम ध्यान रखिएगा, गीता गोपीनाथ भी इकोनॉमिस्ट के तौर पे, चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे IMF से जुड़ी हुई हैं 2018 से। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एक मैगजीन भी है, फोर्ब्स एक पूरी लिस्ट जारी करता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिस्ट यही होती है, सब जगह मानी यही जाती है, ऑफ द एनुअल बिलियनर्स ऑल्सो, राइट। सो फोर्ब्स की 34th एनुअल बिलियनर लिस्ट के हिसाब से हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एज पर फोर्ब्स 34th एनुअल बिलियनर लिस्ट। ओके, सो ये हैं जेफ बेजोस, राइट। और ये कौन है? आप बहुत सारी शॉपिंग करते हैं इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये अमेजॉन के मालिक हैं, मालिक इन द सेंस फाउंडर एंड CEO हैं। सो जेफ बेजोस इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ अमेजॉन और इनका नेट वर्थ है $113 बिलियन। ठीक है, ज़्यादा नहीं है ना? नहीं। चलिए, सेकंड नंबर पे आपको बता दें बिल गेट्स साहब सेकंड नंबर पे आते हैं फोर्ब्स की इस लिस्ट में, और उनका जो नेटवर्थ बताया गया है इस लिस्ट में वो है $98 बिलियन, राइट। सो जेफ बेजोस, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट। नाउ वो थी बिलियनर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है? ये है यंगेस्ट बिलियनर। फोर्ब्स की ही बात हम कर रहे हैं, वो बिलियनर थे, एज वगैरह नहीं देखी जा रही थी। यहाँ पे यंगेस्ट बिलियनर कौन है फोर्ब्स ने जो बताए हैं वो है काइली जेनर, ओके, एंड शी इज जस्ट अराउंड 22.5 years समथिंग, राइट। और क्रिस्टन जेनर पूरा नाम है इनका, एंड शी इज़ एन अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी। बेसिकली इनका एक कॉस्मेटिक ब्रांड चलता है, कंपनी चलती है विद द नेम काइली कॉस्मेटिक्स, राइट। इजंट शी ब्यूटीफुल, राइट। सो यंगेस्ट बिलियनर 22.5 समथिंग की एज पे अगस्त
में इनका बर्थडे आ जाएगा, 23 ईयर की हो जाएंगी ये। सो शी इज़ द यंगेस्ट बिलियनियर, काइली जेनर, पूरा नाम काइली क्रिस्टिन जेनर। ओके, कॉस्मेटिक्स है ना, सो काजल वाजल लगाते, काजल से काइली आप चाहे तो एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन न्यूज़पेपर दैट यूज्ड टू गेट पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 50 ईयर्स, यानी ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो यूनाइटेड स्टेट्स में यानी यूएसए में 50 साल से पब्लिश हो रहा था, हैज सीज्ड इट्स प्रिंटेड एडिशन, उसने अपना प्रिंटेड एडिशन अब बंद कर दिया, यानी अब पेपर वाला अखबार निकालना बंद कर दिया है, ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है? सो द आंसर इज इंडिया अब्रॉड। इंडिया अब्रॉड, ये उसका एक हमने आपको पिक्चर दिखाया है इंडिया अब्रॉड न्यूज़पेपर का, राइट। इंडिया अब्रॉड बेसिकली एक वीकली न्यूज़पेपर आता था जो न्यूयॉर्क से पब्लिश होता था और पब्लिश फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, और ये इंडियन न्यूज़ पे फोकस करता था, जो यूएसए में इंडियंस रहते हैं या इंडियन अमेरिकन रहते हैं या बाहर के देश के लोग रहते हैं जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनको टारगेट करते हुए उन्हीं के लिए पर्टिकुलरली इंडिया अब्रॉड न्यूज़पेपर वीकली पब्लिश किया जाता था। अब इसकी प्रिंटेड एडिशन बंद कर दिए गए हैं 50 साल तक चलने के बाद। दैट इज वाई इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ओल्डेस्ट लिविंग मेल इन द वर्ल्ड, ऐसा आदमी, मेल, ओके, सो ऐसा एक व्यक्ति नहीं, आदमी की मैं बात कर रही हूँ, फीमेल की बात इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो ऐसा मेल इन द वर्ल्ड जो कि ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन डिक्लेयर किया गया है, ही इज मिस्टर बॉब वेटन, यूके के हैं। इनके हाथ में आप देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है जो कहता है कि ये 112 साल के हैं, टू यंग, हाँ 112 साल के हैं एज ऑन 30 मार्च 2020, 30 मार्च 2020 तक ये 112 साल के हैं और सबसे लंबी आयु तक जीने वाले अभी लिविंग मेल हैं जो अभी जिंदा हो ऐसा पर्सन जो सबसे ज्यादा आयु का है। ऑलराइट, सो बॉब वेटन, ओके, ये वेट कर रहे हैं अभी तक, इनकी लाइफ वेट कर रही है या यमराज जी इनके लिए वेट कर रहे हैं कि अभी ना आइए और जी जाइए, ठीक है। सो बॉब वेटन। Then question number 14, which country will host indoor hockey world cup? It is not hockey world cup, it is indoor hockey world cup 2021. कौन सी कंट्री है जो इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 होस्ट करेगी? सो द आंसर इज बेल्जियम। ओके, बेल्जियम। अच्छा, इंटरनेशनल इंडोर फील्ड हॉकी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से, जिसको FIH लिखा जाता है, जिसका एब्रीविएशन, और ये इसका 6th एडिशन आने वाला है, यानी 6 नंबर का ये 2021 में मैच होने वाला है, पूरा चैंपियनशिप होने वाला है और ये फरवरी 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी तक तो यही स्टेटस है, ठीक है, अब फेब में हो जाए, राइट। सो कौन सी कंट्री है जो इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 होस्ट करने वाली है? बेल्जियम। इंडोर है ना, तो इनकी बेल वेल अच्छे से सुनाई देगी जैसे ही टाइम ब्रेक एंड ऑल आता है, याद करने के लिए आप चाहें तो बेल्जियम को बेल से एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेज होंगे, जैसे कि नेशनल हेल्थ डे है, वो भी अभी अप्रैल में गया है, ऐसी होम्योपैथी डे है, राइट। ये सारे डेज मंथ वाइज हम आपके लिए अलग एक वीडियो लेकर के आएंगे, अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज, फिर मई के, जून के, बट ठीक है, अभी हम ये एक बार और आएगा बाद में, वो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर यू, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? द आंसर इज 10th अप्रैल, 10th अप्रैल, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, व्हाट इज होम्योपैथी डे। ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है जो होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड को दे रही है। होम्योपैथी ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वर्ल्ड को, उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको एक तरह से प्रेज करने के लिए या उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, सम्मान देने के लिए डे मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर क्रिस्टिन फ्रेडरिक सैमुअल हानमैन का बर्थडे भी आता है, जिनको कि होम्योपैथी का फाउंडर या फादर भी माना जाता है, ठीक है। सो डॉक्टर हानमैन का बर्थडे भी सेम डे यानी 10th अप्रैल को पड़ता है। एंड वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2020 इस बार की थीम क्या थी? हर बार नई नई थीम्स होती हैं, यानी थीम इन द सेंस कि इस बार फोकस किस पे रहेगा पूरे साल। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2020 की थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। ओके, सो पब्लिक हेल्थ में यानी गवर्नमेंट्स के अंदर इसका स्कोप एनहांस किया जाए, दैट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2020, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10th अप्रैल, राइट, 10th अप्रैल इज अ पिक्यूलियर डेट, याद रह जाएगा, नहीं तो एक गोली लेनी है आपको होम्योपैथी की, ठीक है। सो गोली इज गोल, सो 10 10 कैन बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Retired Air Vice Marshal Chandan Singh Rathore ji, who passed away recently, was the recipient of which award? Okay, another very important question. A very eminent person. रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल चंदन सिंह राठौर साहब, उनकी फोटो ये लगी हुई है, वो अभी रिसेंटली पास हुए हैं. सो कौन से अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था? द आंसर इज महावीर चक्र. ओके, महावीर चक्र से उनको नवाजा गया था. महावीर चक्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं. दैट इज द सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया आफ्टर द परमवीर चक्र. सबसे पहला मिलिट्री अवार्ड अगर कोई मिलता है तो वो परमवीर चक्र है, और उसके बाद जो मिलता है वो महावीर चक्र है, जिनसे राठौर साहब को नवाजा गया था. ठीक है, सो चंदन सिंह राठौर जी को महावीर चक्र मिला था. यू रिमेंबर दिस. फाइन, ही वॉज अ महान व्यक्ति, सो महावीर चक्र. फाइन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर है. विच स्पेस एजेंसी has announced the sunrise mission to study the giant solar particle storms. क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ. ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है, यानी कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस वगैरह से रिलेटेड है, जिसने एक मिशन अनाउंस किया है? उसका नाम है सनराइज मिशन. ओके, इतना भी सवाल बन सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैं बाद में अभी आपको समझा दूंगी. अच्छा, सनराइज मिशन किस लिए? सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स को स्टडी करने के लिए. तो ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने सनराइज मिशन लॉन्च किया है या अनाउंस किया है? अभी लॉन्च नहीं किया, अनाउंस किया है. सो द आंसर इज नासा. ओके, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स है अमेरिका यूएसए में, आपको पता ही होगा नासा, राइट. फुल फॉर्म देख लेते हैं फिर भी. द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन डीसी यूएसए. और सनराइज का भी एक फुल फॉर्म है सन, और देखो ये राइज हमने यहाँ पे कैपिटल्स में लिखा है बिकॉज इट इज एन एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म है किसका? सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट. सन, ओके, क्योंकि सन से जुड़ा हुआ है. रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट. बेसिकली इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सन है उसमें से सोलर पार्टिकल्स निकलते हैं. ओके, जैसे ये एक निकलता हुआ आपको अगर पिक्चर में दिख रहा हो, तो व्हाई ऑल दिस हैपेंस, इसकी स्टडी के लिए सनराइज मिशन अनाउंस किया गया है. क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, सनराइज मिशन, अभी तो हमने बोला सनराइज मिशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल एजेंसी या स्पेस एजेंसी अनाउंस किया है. ऐसे भी बन सकता है कि नासा ने अभी रिसेंट मोस्ट कौन सा मिशन अनाउंस किया है रिलेटेड टू सन और स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, सोलर पार्टिकल्स. ठीक है, तो आपको आंसर देना होगा सनराइज. फाइन. ओके, मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन इज द ओडिशा उत्कल डे सेलिब्रेटेड? अगेन इंपॉर्टेंट डे में आ गया, हम लिस्ट में भी करवाएंगे, यहां भी देख लेते हैं. ओडिशा उत्कल डे बेसिकली ओडिशा का फाउंडर्स डे माना जाता है, क्योंकि एक सेपरेट प्रोविंस अनाउंस किया गया था इस दिन. ओके, सो ये 1 अप्रैल, अप्रैल का पहला तारीख जब हम फूल्स डे बोलते हैं. ठीक है, सो सारे फूल्स लोगों के हाथों से छूट करके एक अलग से सेपरेट प्रोविंस बन गया था उड़ीसा, और इसलिए उसको उत्कल दिवस मनाया जाता है. उत्कल दिवस या ओडिशा डे, ओडिशा है ना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन अब ये है, इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एज अ सेपरेट प्रोविंस. अलग एक प्रोविंस बना था, और 1 अप्रैल 1936 को. ठीक है, प्रोविंस को इफ आई एम नॉट मिस्टेकन रियासत बोलते हैं, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा. सो 1936 में इट वाज डिक्लेयर्ड अ सेपरेट प्रोविंस, और इसीलिए उत्कल दिवस या ओडिशा डे मनाया जाता है. ठीक है, 36 का आंकड़ा स्टार्ट हो गया लोगों का इसके साथ, क्योंकि सेपरेट प्रोविंस बन गया था. तो आप चाहें तो 36 के आंकड़े से 1936 याद रख सकते हैं. फाइन, मूविंग ओवर टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the new MD and CEO of Bharti AXA Life Insurance? Bharti AXA Life Insurance एक पॉपुलर नेम है इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और उनके MD और CEO न्यू अपॉइंट हुए हैं, एंड ही इज दिस पर्सन एंड द नेम इज पराग राजा. ठीक है, सो पराग राजा जी अब भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस के CEO बन गए हैं, और पहले आई थिंक पराग कोई पान मसाला भी आता था, है ना. सो अब ये यही बोलते हैं कि पराग पान मसाला मत खाइए, आपकी लाइफ इंश्योर्ड रखिए. सो आप चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन, जिसको देते हुए थोड़ा सा दुख भी होता है, बिकॉज आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ इरफान खान जी. एनीवेज, सो बॉलीवुड स्टार इरफान खान, हु डाइड रिसेंटली ऑन द 29th of April, was awarded Padma Shri in which year?
इनको पद्मश्री मिला था इनकी बेहतरीन एक्टिंग करियर के लिए जो इन्होंने दिखाया इंडियन सिनेमा के साथ में। तो इनको पद्मश्री कब मिला था? तो आंसर इज 2011, 2011 में इनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री से जुड़ा हुआ फैक्ट बता देते हैं कि पद्मश्री इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि नॉर्मल इंसान को, जो कि मिलिट्री अवार्ड नहीं है ना, उसके लिए आपको सेना में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप इस अवार्ड के हकदार हो सकते हैं। सो दिस इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न, जो कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इरफान खान जी को 2011 में पद्मश्री मिला था। राइट, सो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए। देखिए, अगर हम बनाने बैठे छोटी छोटी बात भी उठाएंगे तो ऐसे तो 100, 500, 1000 पॉइंट्स भी बना सकते हैं, पर आई बिलीव इन क्वालिटी। राइट, मुझे सिर्फ स्लाइड को बड़ा नहीं करना, आपको सिर्फ एक नंबर नहीं दिखाना कि देखो मैं 1000 आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ इन अप्रैल्स करंट अफेयर्स। आई एम फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। वरना तो आप न्यूज़पेपर उठाइए, हर पन्ना पलटिए और छोटी छोटी बातें भी याद रखिए, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट गुड थिंग टू डू। राइट, सो जितना भी इंपॉर्टेंट था, मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो डू लेट अस नो एंड मिलते हैं आगे भी। जो सीरीज चल रही है वो करते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी हर मंथ के एंड पे आपके लिए लाते रहेंगे। सो टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, और जब तक लॉकडाउन है स्टे एट होम।